बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जनरल फीचर ऑफ लिवर डिजीज़ ये पढ़ते हैं, सही है। इसमें क्या कहती है कि हमारे लिवर को 2 तरह के डिजीज़ हो सकती है। या तो ये डिजीज़ डायरेक्टली हमारे लिवर को ही इफ़ेक्ट करेगा, डैमेज करेगा, वो होगा प्राइमरी लिवर डिजीज़। या किसी और ऑर्गन में ये डिजीज़ होगा और वो आकर हमारे ही लिवर को इफ़ेक्ट करेगा, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उसको हम सेकेंडरी लिवर डिजीज़ कहेंगे। प्राइमरी लिवर डिजीज़ में सबसे टॉप पर क्या है, वायरल हेपेटाइटिस। जब हेपेटाइटिस वायरस हमारी ही लिवर के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये इसके अलावा अल्कोहल लिवर डिजीज़ है, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, इन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। सेकेंडरी क्या है, एक कार्डियक डिजीज़ जो होते हैं वो हमारे लिवर को डैमेज कर सकते हैं। एक डिसेमिनेटेड कैंसर हो सकती है, यानी दूर किसी और ऑर्गन में कैंसर था और वो ब्लड या लिम्फेटिक्स के थ्रू आ गया और हमारी ही लिवर में ग्रो कर गया। एक्स्ट्रा हेपेटिक इन्फेक्शन है, ये भी ब्लड के थ्रू आ सकता है, या साइनोवियल फ्लूइड के थ्रू आ सकता है, या लिम्फेटिक फ्लूइड के थ्रू आ सकता है, या किसी कैविटी के थ्रू आ सकता है हमारे लिवर के अंदर से ही है, क्योंकि हमारे लिवर को क्या है, ड्यूल ब्लड सप्लाई है। इसके बाद क्या कहते हैं, अगर हमारे लिवर को माइल्ड लिवर इंजरी हो तो फिर भी ऐसा नहीं है कि हमारे लिवर जो होता है वो काम बंद करेगा, नहीं, ये फिर भी अपना जॉब करेगा, ये बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर ये डैमेज जो हो या ये सेवेयर हो जाए और डिफ्यूज़ हो जाए, यानी कि लिवर के हर एक सेल तक पहुँच जाए, फिर क्या होगा, ये हमारी लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए खतरा है। फिर एक होता है फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर से है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोसेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट है वो स्लो होता है, सही है, यानी ये वीक्स में, मंथ्स में, ईयर्स में डेवलप होते हैं और इसी तरह इसके साइन सिम्टम्स भी इतना टाइम लेते हैं अपीयर होने में। लेकिन इनका जब डायग्नोसिस हम करते हैं वो किस वजह से, किस प्रोसेस के थ्रू हो सकते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू हो सकते हैं, डायरेक्टली हमें साइन सिम्टम्स और हिस्ट्री से पता नहीं चलता। तो इसलिए ज़्यादातर लोग तो लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करते, तो बहुत सारे लोग जब इस डिज़ फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर के साथ आ जाते हैं हमारे डॉक्टर्स के पास, तो वहाँ पर इनको क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो चुका होता है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है। अब इसी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इन रिपेयर से है। हम सबको पता है कि लिवर में पार्शियल रिजेनरेशन एबिलिटी ऐसी है, तो जब हमारी हेपेटोसाइट्स को जो छोटी-मोटी इंजरी हो जाती है तो ये खुद को ही रिपेयर कर देते हैं और ये चेंजेस रिवर्स कर देते हैं। जो काज़ हो जब वो हम हटा देते हैं तो ये चेंजेस रिवर्स कर देते हैं। ये कब कर सकता है, जब इसके अंदर अकोमोलेशन हो फैट्स की या बिलीरुबिन की, ही ये एक छोटी इंजरी है। लेकिन जब हमारे हेपेटोसाइट्स की डेथ हो जाती है, यानी कि ऐसा काज़ हो जो बहुत ज़्यादा सेवियर हो और हमारे हेपेटोसाइट्स को मार देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे हेपेटोसाइट्स की जो डेथ होंगे वो 2 तरीके से होते हैं, तो दोनों तरीकों के काजेज़ अलग-अलग है। अगर हमारी हेपेटोसाइट नेक्रोसिस की वजह के प्रोसेस के थ्रू मरती है, तो इस्कीमिया के थ्रू होगा या और हाइपोक्सिया के थ्रू, यानी कि वास्कुलर इंजरी। वेसल्स ही जो होते ब्लड लाते हैं, ब्लड में ही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन होते हैं, तो इस वजह से हाइपोक्सिया का जो इंजरी होती है ये मोस्टली वास्कुलर इंजरीज़ की वजह से होता है, सही है। इसके अलावा अगर एपोप्टोसिस की प्रोसेस हमारी हेपेटोसाइट्स मर जाती है तो वो वायरल या ऑटो इम्यून या कोई ड्रग्स टॉक्सिन वगैरह की हेपेटाइटिस होगा, सही है, इनकी वजह से होगा। एक होता है कन्फ्लुएंट नेक्रोसिस, ये एक सेवियर फॉर्म है, सही है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे लिवर की सेल्स जो हेपेटोसाइट्स है उसको एक्यूट टॉक्सिसिटी हो या वास्कुलर इंजरी हो, वास्कुलर इंजरी से अगेन मुराद इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया है, सही है, या हमारी ही हेपेटोसाइट्स को क्रोनिक इंजरी हो, किस वजह से, वायरसेस की वजह से या ऑटो इम्यून की वजह से, तो यहाँ पर हमारे हेपेटोसाइट्स की डेथ हो जाएगा निक्रोसिस के थ्रू या एपोप्टोसिस के थ्रू। तो इसकी भी डिफरेंट साइन सिम्टम्स है जो आगे हम पढ़ते हैं। और ये कंटिन्यू नेक्रोसिस जब स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका सबसे पहला साइन क्या होता है कि हमारे सेंट्रल वेन के इर्द-गिर्द जो हेपेटोसाइट्स होती है उनका डेथ स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो नेक्रोसिस की सेवेरिटी होती है वो बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे सेंट्रल वेन को और जो पोर्टल ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पर या उसकी एडजेसेंट जो पोर्टल ट्रैक्ट्स होते हैं उनको ब्रीच कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ मिला देते हैं। रीजनरेशन ऑफ हेपेटोसाइट सेम पैराग्राफ में है। इसमें क्या कहते हैं कि जब हमारी हेपेटोसाइट्स को इंजरी हो जाती है तो ये अपनी डिवीजन की एबिलिटी लॉस कर देती हैं। तो अब पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले जब इंजरी इतनी सीवियर ना हो तो इर्द-गिर्द जो हेल्थी सेल है वो क्या करेंगे, माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और जो डैमेज सेल है उनको वापस रिप्लेस कर लेंगे, सही है। अगर इंजरी जो है ना सीवियर है और एक्यूट है तो वहाँ पर हमारे स्टेम सेल्स होते हैं। अब ये स्टेम सेल्स कहाँ पर होते हैं, ये एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है हमारे लिवर का, सही है। यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा इंट्रालोबुलर डक्ट है, सही है, जहाँ पर होता है ये आर्टरी है, ये वेन है, ये जो ट्रैक्ट होता है ये वह है, सही है, मतलब ये पोर्टल वेन है, ये हमारी हेपेटिक आर्टरी है और ये वो डक्ट डक्ट है, सही है। तो यहाँ से जब हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर डक्ट्यूल नजर आता है, सही है। इस डक्ट्यूल के बाद यहाँ पर ये जो जगह होती है इसको नीचे भी कहते हैं। इसके अंदर ये जो सेल्स होते हैं जिसकी न्यूक्लियाई है ये क्या है, ये स्टेम सेल्स है, सही है। ये रिजेनरेशन की एबिलिटी रख सकते हैं और ये टोटिपोटेंट सेल होते हैं।
तो ये सेल्स क्या होते हैं, ये अपना वो स्टार्ट कर देते हैं, डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, सही है। जब ये डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं तो ये क्या कर देते हैं, ये हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको वापस रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन एक्यूट इंजरीज में फिर भी ये अनसर्टेन होते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। लेकिन जब क्रोनिक लिवर डिजीज हो तो ये हमारे स्टेम सेल एक्टिवेट हो जाती है, ये प्लोरिफरेशन कर देते हैं और डिप्रिशिएशन कर देते हैं, और इस तरह हमारे लिवर की जितने भी हेपेटोसाइट डैमेज हो तो सारा का सारा पेरेन्काइमा ये वापस रीजनरेट कर देता है, ऐसे ही। लेकिन इसके लिए शर्त क्या कि हेपेटोसाइट सीनेसेंस हो, यानी कि हम हमारे हेपेटोसाइट्स में ये एबिलिटी नहीं रही हो कि वो अपने आप को डिवाइड कर सके और डॉटर सेल्स पैदा कर सके। अब ये रिजेनरेशन होगा कैसे, पहले क्या होता है कि डक्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाते हैं, वहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है, इसे ही इर्द गिर्द उसकी सेल्स होती है। जब ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाता है तो ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कौन करते हैं, ये स्टेम सेल प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डक्टिकुलर रिएक्शन, से ये डक्टिकुलर रिएक्शन। तो जहाँ पर डक्टिकुलर रिएक्शन प्रेजेंट होगा तो हमें पता चलेगा कि स्टेम सेल्स ने यहाँ पर डिवीजन की हो और इस तरह हमारे लिवर का रिजेनरेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लिवर की रिजेनरेशन होगा ये स्टेम सेल ने मीडिएट किया है। अब स्कार्स एंड फिब्रोसिस से है, इसमें क्या कहते हैं कि जब हमारे लिवर को इंजरी हो, लेकिन ये इंजरी एक्यूट अगर हो तो ये सेवियर भी हो और या क्रोनिक हो, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हो, यहाँ पर क्या हो जाता है कि इस इंजरी की रिस्पांस में जो कफर सेल्स होते हैं, जो हेपेटोसाइट्स होते हैं और जो इन्फेक्शन सेल्स होते हैं, ये साथ काम कर रहे थे और ये वहाँ पर एक सेल्स की एक्टिवेशन कर जाता है जिसको कहते हैं हेपेटिक स्टिलेट सेल। हेपेटिक स्टिलेट सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये विटामिन ए को स्टोर कर देते हैं नॉर्मली, और ये किस जगह में प्रेजेंट रहे, स्पेस ऑफ डीसी में। ये वाली जो सेल है ना, ये हेपेटिक स्टिलेट सेल्स है। अब बात यह है कि यहाँ पर ये क्या करता है, जब नॉर्मली तो ये विटामिन ए स्टोर कर देता था, लेकिन जब बहुत सीवियर इंजरी हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिवेट हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाती है मायोफिब्रोब्लास्ट में। अब ये मायोफिब्रोब्लास्ट क्या करते हैं, ये फिब्रोसिस करते हैं, ये वहाँ पर डिपोजिशन ऑफ कोलेजन करता है, तो वहाँ पर एक स्कार बन जाता है, ऐसे ही। अब ये स्कार कैसे बनता है कि जब सीवियर इंजरी हो तो हमारे बहुत सारे हेपेटोसाइट डाई कर जाते हैं और वो दोबारा काबिल नहीं होती कि वो खुद को रिजेनरेट कर सके, और वहाँ पर जो रेटिकुलिन नेटवर्क होते हैं वो भी ब्रोकन हो जाते हैं ताकि इनको सपोर्ट दे सके। तो यहाँ पर क्या हो जाती है कि जितनी भी रिजेनरेशन कैपेसिटी अब थी या सपोर्ट की कैपेसिटी वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये स्टिलेट सेल्स की एक्टिवेशन हो जाती है। और अब ये विटामिन ए के स्टोरेज के बजाय क्या करेगा, मायोफाइब्रोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वहाँ पर एक फाइब्रस की सेप्टा बनाएगा, सही है। ये फाइब्रस की जो सेप्टा बन जाता है ये चला जाता है और नॉर्मल सेल्स को एनसर्कल कर देते हैं ताकि ये फर्दर डैमेज ना हो, और ये लिवर की लेट स्टेज डिजीज में होते हैं जिसको हम सिरोसिस भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस जो है वो क्या करते हैं, वो भी हमारे लिवर्स में डिफरेंट डिजीज काज कर सकते हैं। जिस तरह हमारा सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन क्या कर देती है, ये हमारे लिवर की मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारे लिवर क्या करते हैं, डिफरेंट ड्रग्स वगैरह की मेटाबॉलिज्म करते हैं, वो और बायोसिंथेसिस, डिफरेंट विटामिन वगैरह के बायोसिंथेसिस करते हैं, इन दोनों को चेंज कर देते हैं, सही है। जब ये चेंज हो जाती है तो क्या होता है, इसके रिजल्ट में डिफरेंट एक्यूट फेज रिएक्टेंट या डिफरेंट प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं। जिस तरह सी रिएक्टिव प्रोटीन है, सीरम अमाइलाइड ए प्रोटीन है, इसको अमाइलाइड प्रिकर्सर भी कहते हैं, हेप्सिडिन है जो कि हमारे आयरन की रेगुलेशन करता है प्लाज्मा के अंदर। तो जब इन चीज़ों की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, हमें डिफरेंट डिजीज होगा और लिवर को डैमेज होगा। इसके अलावा अगर हम इम्यूनिटी पर आ जाए तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी से वायरस को ख़त्म कर देते हैं। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, इसमें CD4 प्लस सेल्स होते हैं एंड CD8 प्लस सेल्स होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं किस चीज़ के खिलाफ, हमारे हेपेटोसाइट्स जिनको वायरसेस ने इन्फेक्ट किया हो या क्रोनिक लिवर डिजीज हो या लिवर इंजरीज हो, इनके खिलाफ काम करते हैं। लेकिन जब हमारे इम्यूनिटी में कोई किस्म की खराबी आ जाती है या हमारे इम्यून ओवर रिएक्ट कर देता है तो ये उल्टा आकर हमारे लिवर को ही क्या कर देते हैं, डैमेज कर देता है। अब यहाँ पर हमने खुद पढ़ लिया कि लिवर के बहुत सारे डिजीज़ ऐसे जो साइन सिम्टम्स शो नहीं करते, और जब ये डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वहाँ पर लेबोरेटरी टेस्ट हो जाती है तो वो बहुत क्रोनिक कंडीशन में होता है, सही है फिर, यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट से पता चलता है। अब वो लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं वो इस टेबल में इन्होंने दिया है, सही है। यहाँ पर टेस्ट की कैटेगरी है, यहाँ पर ब्लड में उसके मेजरमेंट में कि वो क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले हम हेपेटोसाइट्स की इंटीग्रिटी देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो हेपेटोसाइट्स या हेपेटोसेलुलर एंजाइम्स जो होते हैं जो उसकी साइटोप्लाज्म वगैरह में होती हैं वो राइज कर जाते हैं। उसमें क्या है, सीरम एस्पार्टेट अमीनोट्रांसफेरेज AST जिसको बोलते हैं, सीरम एलानिन अमीनोट्रांसफेरेज ALT जिसको बोलते हैं, एंड सीरम लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज जिसको LDH बोलते हैं, सही है। इसके अलावा जो बिलियरी एक्सक्रीटरी फंक्शन है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं,
कि जो सब्सटेंस नॉर्मली सीक्रेट होते हैं बाइल के अंदर वो क्या होते हैं, सीरम की बिलिरुबिन होते हैं। अब ये दो टाइप्स के थे, एक होते थे अनकंजुगेटेड, दूसरे होते थे कंजुगेटेड। तो यह टोटल क्या होते हैं, टोटल में ये दोनों एक साथ होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट में सिर्फ कंजुगेटेड बिलिरुबिन होती है, और कंजुगेटेड को बिलिरुबिन को डायरेक्ट भी कहते हैं, इस वजह से। अब यूरिन के अंदर क्या होगा, हम क्या देखते हैं, बिलिरुबिन कहते हैं, और सीरम की में बाइल एसिड्स देखते हैं, सही है। अब कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जब हमारे बाइल की जो कैनिकुलस है उसकी सेल्स को डैमेज हो जाती है तो वहाँ की मेम्ब्रेन से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। उसमें एक एपी है, सीरम अल्कानाइन फॉस्फेटेज है, और दूसरा है सीरम गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज, जैसे है जीजीटी, सही है। इसके अलावा हम हेपेटोसाइट्स के फंक्शन के लिए देखते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि ये ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, जिस तरह सीरम एल्ब्यूमिन है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम देखते हैं जिसमें कोआगुलेटिंग फैक्टर्स के बेस पर होते हैं, या पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखते हैं, इसमें भी हम कोआगुलेटिंग फैक्टर्स के मेजरमेंट को देखते हैं, ये है इसकी सिंथेसिस एंड डिजेनरेशन को। इसके अलावा हम हेपेटोसाइट्स के मेटाबॉलिज्म में क्या देखते हैं, सीरम में अमोनिया देखते हैं, एंड अमीनो पायरिन पायरिन ब्रीड टेस्ट होते हैं, ये है जिसमें हम हेपेटिक डी मेथाइलेशन को देखते हैं।